The very first chapter in class 12th of genetics is Principle of Inheritance and Variations. तो यहाँ पे what is inheritance and what is variations we will studying in this video कि inheritance, variations, genes, alleles, what are they, how they function, what is dominance, what is recessiveness. तो सबसे पहले we will see कि what is inheritance. So here we can see on the screen, inheritance is the transfer of characters from parents to offspring. तो जब भी हमारे characters हमसे आगे ऑफस्प्रिंग को जाते हैं या हमारे पेरेंट्स से जो करेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं उस चीज़ को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. इस चीज़ को हम हेरिडिटी से भी डिफाइन कर सकते हैं. हेरिडिटी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन और ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी के अंदर क्या डिफरेंस आता है? यहाँ पे जो हमारे पास हेरिडिटी है उसमें हम सिंपली ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग डिफाइन करते हैं. जैसे इंसान का बच्चा इंसान पैदा होता है, किसी एनिमल का वैसा ही पैदा होता है, राइट. डॉग का जो है डॉग्स ही पैदा होंगे उससे, स्नेक से तो स्नेक ही आएंगे, बर्ड से बर्ड्स, इंसान से इंसान. तो उस चीज़ को हम किस तरीके से जेनेटिक्स में डिफाइन करते हैं? थ्रू इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे जो हेरिडिटी है, ये जो हेरिडिटी हमारे पास है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वाइल इनहेरिटेंस इज द phenomenon or it's the pattern through which these traits get transferred. तो जो फिनोमिनन है कि किस तरीके से करेक्टर्स जो है किस पैटर्न से जो है ये ट्रांसफ़र होते हैं और हम इसको हर एक जनरेशन में किस तरीके से देखते हैं, उस चीज़ को इनहेरिटेंस बोलते हैं. सो दिस इज़ इनहेरिटेंस. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वेरिएशंस. हमें पता है दैट वी आर नॉट अ कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स. हम अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते. हमारे कुछ करेक्टर्स जो हैं उनसे सिमिलर अपीयर होते हैं, बट पूरी तरह से हम कॉपी नहीं बनते. तो हम कॉपी क्यों नहीं बनते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर आ जाती हैं वेरिएशंस. तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं वेरिएशंस, द डिग्री बाय विच एन इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी डिग्री से थोड़े बहुत जो बदलाव हमारे अंदर आते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू इंडिविजुअल्स, दैट इज वेरिएशंस. अब ये वेरिएशंस और इनहेरिटेंस जो है ये किसी ना किसी फिजिकल मोड से हो रही है. कुछ करेक्टर्स जो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जितने भी सारे के सारे, ये किसी ना किसी फिजिकल मोड से हो रहे हैं. कुछ तो फिजिकली ट्रांसफ़र होता है जो हमारे पास पहुंच जाता है. तो फिजिकली बेसिकली क्या ट्रांसफ़र होते हैं? जीन्स. तो जीन्स फिजिकली ट्रांसफ़र होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी. जो टर्म है जीन वो जॉनसन ने दी थी इन द ईयर 1900. यहाँ पे जीन्स को अगर हमें केमिकली डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे? जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए. They are actually the segment of DNA and they are present on a fixed position on a specific chromosome. Genes क्या होते हैं? केमिकली DNA का एक सेगमेंट होते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन ए फिक्स्ड पोजिशन. एक फिक्स पोजिशन पे प्रेजेंट होते हैं. कहाँ? ऑन ए स्पेसिफिक क्रोमोजोम. और क्रोमोजोम क्या है? क्रोमोजोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमें न्यूक्लियस के अंदर दिखता है. यहाँ पे ये जो फिक्स पोजीशन है इसको हम बोलते हैं लोकस. यहाँ पे हम एक डायग्राम देख लेते हैं, दिस वन. अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर क्या है? दिस इज अ क्रोमोजोम जहाँ पे मेरे पास 3 जीन्स प्रेजेंट हैं, जीन ए, जीन बी, जीन सी. हर एक जीन के एक पर्टिकुलर लोकेशन है, तो उसको हम लोकस 1, 2 एंड 3 से डिफाइन करते हैं.
यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो स्पेसिफिक लोकेशन है इसको हमने लोकस बोला जीन का, और क्योंकि ये सिंगल क्रोमोसोम पे लीनियरली अरेंज्ड जीन्स हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि दिस इज अ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. सो दिस काइंड ऑफ सेट इज प्रेजेंट इन हेप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स. तो हेप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के पास एक कंप्लीट सेट होता है क्रोमोसोम्स का, दो कंप्लीट सेट नहीं होते, जिसके कारण उनके जीन्स जो हैं एक लीनियरली अरेंज्ड फैशन में पर्टिकुलर लोकस पे प्रेजेंट होते हैं. ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे हम दूसरी साइड में देखते हैं हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, दो पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के. तो ये जो पेयर्स हैं, ये पेयर्स जो हैं एक हमारे पास आया है फादर से, दूसरा आया है मदर से. तो एक फादर से है, दूसरा मदर से है और पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है. यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं अब ये पर्टिकुलर लोकाई पर प्रेजेंट हैं. ये जो जीन्स प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर लोकाई पे प्रेजेंट है तो इनको हम कहेंगे लोकाई. और यहाँ पे एक ही जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, एक ही जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं. तो हम कह सकते हैं कि वी हैव टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ए पेयर विच इज ऑल्सो नोन एज होमोलोगस पेयर. तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है. एंड सच काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं मेरे पास इनको हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स कहेंगे. और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखते हैं कि एक ही जीन के दो फॉर्म्स प्रेजेंट हैं. एक ही जीन की यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो फॉर्म्स प्रेजेंट हैं. तो डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ ए सेम जीन, एक ही जीन की जब एक से ज़्यादा अलग वेराइटीज़ प्रेजेंट होती हैं तो उसको कहते हैं एलील्स. एंड द टर्म एलील इज गिवन बाय बैटसन. तो बैटसन ने जो टर्म एलील है वो प्रोवाइड की थी. एलील्स का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो हम बोलते हैं एलीलोमॉर्फ. यहाँ पे एलील्स को एलीलोमॉर्फ उसका फुल फॉर्म है, एलील्स हम उसको बोलते हैं. एंड बैटसन जिन्होंने ये टर्म दी थी, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं. ये देखिए ह्यूमन के यहाँ पे क्रोमोसोम्स दिखा रखे हैं. ये ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 1, ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 2, 3 एंड 4. तो यहाँ पे हम डायग्राम से बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो ह्यूमंस में पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, होमोलोगस पेयर है. नाउ आगे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे अगेन ये मेरे पास क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में दिस इज सेंट्रोमियर और ये पैटर्नल और एक मिटर्नल से आता है. तो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कहलाता है. अब इस होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर पे हमारे पास चार लोकस दिखा रखे हैं, चार लोकाई दिखा रखे हैं पर्टिकुलरली, और 1 2 3 4, जिसमें पहला लोकाई जो है उसमें कैपिटल ए जीन ए है, सेकेंड में जीन बी, थर्ड जीन डी एंड फोर्थ जीन ई. तो जो पहला जीन है कैपिटल ए, दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ ए जीन. वाई प्योर? क्योंकि इस जीन की कोई भी डिफरेंट टाइप या कोई भी डिफरेंट वेराइटी प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस. नेक्स्ट में हमारे पास जो नेक्स्ट जीन है that is small b, but again it's a pure form of the gene, so we will say pure homozygous. But बाय कन्वेंशन हम ये मानते हैं कि जिस चीज़ को या जिस जीन को अगर हम कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डोमिनेंट इन नेचर, एंड डोमिनेंट मीन्स एक्सप्रेसिव इन नेचर. सो दिस इज pure homozygous dominant. The other one is pure homozygous recessive. Recessive means not able to express itself. The gene isn't functional, so it's not able to express, hence written in small letters. The third one is capital D and small d, in which the capital D and small d are two different forms of the same gene called as allele. So these alleles are impure because they are not one type. So impure heterozygous, and since there is a capital D is present, which means that one of the allele is active, it's functioning and dominant, right?
So we have pure homozygous dominant, इम्प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट. तो डोमिनेंट हमेशा दो कंडीशंस में एक्सप्रेस होगा. कौन कौन सी? प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट एंड प्योर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास प्योर होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट होगी वो हमेशा खुद को रिसेसिव स्टेट में ही एक्सप्रेस कर पाएगी. सो रिसेसिव एलील्स, द एलील्स विच वी राइट with the help of small letters, they will express themselves in recessive conditions only. तो यहाँ पे हम ये चीज़ देख लेते हैं. The next condition that we will observe over here is a little bizarre कि यहाँ पे मेरे पास जीन E है. जीन E है जिसमें एक लोकस पे तो E एक एक्टिव एलील प्रेजेंट है पर दूसरे लोकस पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. हियर वी कैन सी एक लोकस पे तो एक एलील प्रेजेंट है पर दूसरे पे कुछ भी एक्टिव नहीं है. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन. यस, दिस इज अ हेमीजाइगस कंडीशन वेयर वन ऑफ द एलील इज प्रेजेंट. This is the hemizygous condition where one allele is present and the other one is not present. So this condition is seen in XY chromosomes in human male, because we know कि जो male है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी कि उसके जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होगा दैट इज एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम. तो ह्यूमन मेल जो है उसके अंदर हेमीजाइगस कंडीशन है. जो उसका एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम है उनका साइज भी सेम नहीं है. वाई क्रोमोसोम की एक पूरी आर्म आपको थोड़ी सी एब्सेंट नज़र आती है जिसके कारण जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एलील्स प्रेजेंट होते हैं वो उसके पेयर वाले क्रोमोसोम में नहीं मिलते हैं. तो हम ये बोलते हैं कि वहाँ के जीन्स जो है वो एब्सेंट है कम्प्लीटली. सो that's why here I have represented this through a diagram. This is X chromosome and this one is Y chromosome. They are heteromorphic. They are heteromorphic because they have different morphological features and still they are homologous pair of chromosome. है तो ये 23rd जो हमारा पेयर है क्रोमोसोम्स का वही है तो होमोलोगस है बट इस केस में इसकी एक आर्म एब्सेंट होती है वाई क्रोमोसोम्स में. सो हेमीजाइगस कंडीशन. तो हमारे पास तीन अलग अलग कंडीशंस होती हैं विच इज होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस. नाउ यहाँ पे हमने दो एलील्स देखी. यहाँ पे हमने एक जीन देखा, जीन ए और जीन बी. तो जीन ए की जो दोनों एलील्स हैं दे आर दी एलीलिक जीन्स, राइट. दोनों एक ही तो जीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं एंड दोनों एक ही तो लोकाई पे प्रेजेंट हैं. तो दिस इज एलीलिक जीन. अब यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल बी, यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल बी जो है क्योंकि ये दोनों अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट हैं 1 and 2, सो बोथ आर नॉन एलीलिक जीन्स. Hence both are non-allelic genes. तो I hope this much is very much clear to you कि हमारे पास होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस कंडीशन क्या होती है, एलीलिक, नॉन एलीलिक जीन्स क्या होती हैं और होमोलोगस पेयर कैसे आता है. तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं they are kind of alleles or genes which can express itself in both pure homozygous and impure heterozygous conditions. Now next यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि वेरिएशंस कैसे आती हैं. वी वर टॉकिंग अबाउट वेरिएशंस. तो वेरिएशंस भी तभी आएंगे अगर जीन्स में चेंजेस आएंगे. तो इसका मतलब है कि जीन में चेंजेस आते हैं, जीन की अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग टाइप्स बनती जाती हैं. एक ही जीन की अलग अलग टाइप्स बनती जाती हैं. कैसे? उसके अलग अलग वेरिएशंस, जैसे कि एक एलील बन जाएगी, दूसरी एलील, तीसरी एलील. तो एक जीन की बहुत सारी एलील्स बनती जाती हैं नेचर के अंदर और इसी कारण से वेरिएशंस आती हैं. पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम पे एक ही जीन की अगर दो अलग अलग एलील्स होंगी तो उस हिसाब से वेरिएशंस भी पैदा होंगी और उसी तरीके से अलग अलग करेक्टर्स भी एक्सप्रेस हो सकेंगे. तो करेक्टर्स जो है खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जीन्स.
Now here in this diagram we will consider three different individuals. यहाँ पे हम तीन अलग अलग individuals को consider करते हैं और तीनों के हम एक ही क्रोमोसोम पे स्टडी कर रहे हैं. तीन individuals और तीनों के एक ही क्रोमोसोम पेयर पे हम स्टडी कर रहे हैं. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इंडिविजुअल 1 का जो जीनोटाइप है या जो इंडिविजुअल 1 है उसके ऊपर जो जीन है दैट इज कैपिटल टी, इंडिविजुअल 2 में स्मॉल टी एंड इंडिविजुअल 3 में कैपिटल टी स्मॉल टी. अब इसका जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप क्या? जेनेटिक मेकअप, जीन मेकअप. तो जीनोटाइप और जीन मेकअप कैसा है? कैपिटल टी इन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन. Next one is in small t, homozygous recessive condition. Third one is heterozygous dominant condition. Although the phenotype, which means the physical characteristic or morphological feature, phenotype का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है, उसके कौन से करेक्टर दिख रहे हैं, और जीनोटाइप का मतलब है जीन मेकअप. तो फिनोटाइप कैसा आएगा? इसमें मान लेते हैं कि ये जो है कैपिटल टी से जो है प्लांट टॉल बन जाता है, स्मॉल टी से प्लांट ड्वार्फ रह जाता है, और अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस करके अगेन प्लांट को टॉल बना देता है. अब यहाँ पे मैंने क्या देखा कि मेरे पास मैंने बहुत सारे प्लांट्स को जो है उगाया, सारे के सारे टॉल, उसमें से कुछ बन गए ड्वार्फ. अब मुझे पता है कि जो टॉल है वो एक बेहतर करेक्टरिस्टिक है क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स टॉल उग रहे हैं और जितने ज़्यादा लंबे होंगे उतने ज़्यादा उन पे चांसेस है कि फ्रूटिंग जो है बहुत अलग अलग पोजीशंस पे प्लांट के हो और मुझे ज़्यादा वहाँ से प्रोडक्टिविटी हो. तो आई विश कि ये जो ड्वार्फ प्लांट है इसको भी मैं जो है कुछ ऐसा प्रोवाइड करूँ, कोई फर्टिलाइज़र, कोई मैन्योर, कोई केमिकल, जिससे ये भी लंबा होना शुरू हो जाए. तो उसके लिए आई विल गिव अ जिबर्लिक एसिड ट्रीटमेंट. तो मैं एक जिबर्लिक एसिड हार्मोन, प्लांट हार्मोन प्रोवाइड करूँगी तो ये ड्वार्फ प्लांट क्या होगा? ये भी टॉल बन जाएगा. तो यहाँ पे व्हाट विल आई ऑब्जर्व कि जो जीनोटाइप है वो तीनों प्लांट्स का अलग है. कैपिटल टी स्मॉल टी. Three different individuals with three different genotypes, but here the phenotype has become same, tall. तो यहाँ पे हम कैसे हमारे पास कौन सी टर्म है जिसमें हम ये बोलते हैं कि प्लांट्स के जीनोटाइप तो डिफरेंट है बट फिनोटाइप क्या है? सेम. तो यहाँ पे उस कंडीशन को बोलते हैं फिनोकॉपीज. तो फिनोकॉपीज हमारे पास जनरेट हो जाती हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट जीनोटाइप. थ्री डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद थ्री डिफरेंट जीनोटाइप बट हैविंग सेम फिनोटाइप इज नोन एज फिनोकॉपीज. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप है, उसका फिजिकल करेक्टरिस्टिक है, वो सिर्फ जीनोटाइप पे डिपेंड नहीं करता. वो जीनोटाइप इंटरेक्शंस, यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स का जीनोटाइप कैसा है, उनकी इंटरेक्शंस पे डिपेंड करता है. तीसरा, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस. कभी कभी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस पे भी फिनोटाइप डिपेंड करता है. जैसे कि मैंने जिबर्लिक एसिड दिया और प्लांट टॉल हो गया, तो ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है जो कि एक लिमिट तक काम कर सकता है. लेकिन अगर दो ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उससे तो हमेशा ही फिनोटाइप पे असर आता है और उसका जीनोटाइप भी इन्फ्लुएंस करता है. तो फिनोटाइप जो है सिर्फ जीनोटाइप पे डिपेंड नहीं करता, और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इसीलिए हम इस चीज़ को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. The phenotype depends on different characteristic or different modes, so we call them degree of freedom or norm of the influence. तो यहाँ तक हमने अभी तक क्या देखा है? हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के अंदर कि व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी. नेक्स्ट, व्हाट आर वेरिएशंस, जीन्स, what are genes, how chemically we can define them, where are they present, and how variation occurs because of genes. Then we studied about different conditions like homozygous, heterozygous, hemizygous, and also about phenocopies. And I hope कि इतना अभी तक it's clear. And in the next video we will be studying about initiation of genetics from the year 1800 by Gregor John Mendel, who is known as father of genetics, who started the transmission genetics and all its laws.
and I hope that you liked this video. If you did, then please don't forget to like, subscribe, share, comment, and in the next video we will definitely going to continue this chapter and we will study about further details in this chapter.